कभी किसी नए हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट हुए हैं? शुरू में जब कोई नया रूममेट बनता है तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। वो कब सोता है, कब अचानक गुस्से में आ जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता है ना। ये जो अनप्रिडिक्टेबल सा नेचर है ना, ये बिल्कुल हमारे मौसम यानी वेदर की तरह है, जो हर बल्कि दिन में कई बार बदल जाता है। लेकिन जब हम उसी रूममेट के साथ 4-5 महीने गुजार लेते हैं तो उसके कोर नेचर का एक पक्का आइडिया लग जाता है। भूगोल की भाषा में कहें तो इस लंबी अवधि के अनुभव को ही जलवायु यानी क्लाइमेट कहते हैं। नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम धरती के इस बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम वेदर और क्लाइमेट के फर्क को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्लाइमेट का स्टेबल रहना लाइफ के लिए इतना जरूरी क्यों है। उसके बाद हम यूज करेंगे एक बहुत ही शानदार 9 लेटर्स वाला लैंडफॉर्म्स चीट कोड और उन सारे फैक्टर्स को अनपैक करेंगे जो दुनिया भर के ज्योग्राफी को चलाते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे द जियोग्राफिक बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, मौसम बनाम जलवायु। जैसे हमने रूममेट वाले एग्जाम्पल में देखा, मौसम उन रोजमर्रा के बदलावों को कहते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। सुबह ठंड थी, दोपहर में तेज धूप निकल आई, ये बेहद डायनामिक होता है। लेकिन क्लाइमेट एक बहुत ही सॉलिड और स्टेबल कॉन्सेप्ट है। जब लगभग 30 सालों तक लगातार किसी जगह के मौसम को ऑब्जर्व किया जाता है ना, तब जाकर वहाँ की जलवायु या क्लाइमेट का पता चलता है। मतलब क्लाइमेट एक तरह से पिछले 30 साल के ऑब्जर्वेशन का निचोड़ है। ये अचानक नहीं बदलता, और सच पूछे तो इसे बदलना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। आखिर इस क्लाइमेट का बरसों तक स्टेबल रहना हमारे वजूद के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? इसका सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा ये है कि इंसानी शरीर अपनी लोकल जलवायु के हिसाब से लिटरली कस्टम बिल्ट होता है। केरला का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। केरला इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के काफी करीब है, तो वहाँ की धूप बेहद तेज होती है। इस खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचने के लिए वहाँ के लोगों की स्किन थोड़ी मोटी होती है और उसमें मेलानिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो एक नेचुरल सन ब्लॉक का काम करता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट कश्मीर को देखिए। ये काफ़ी हाई लैटिट्यूड पर है, जहाँ धूप कम और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ के लोगों की स्किन पतली और मेलानिन लेवल कम होता है, ताकि वो कम धूप में भी विटामिन डी बना सकें। अब ज़रा सोचिए, अगर अचानक केरला में कश्मीर जैसी -20 डिग्री की ठंड आ जाए या कश्मीर में आग बरसाने वाली धूप निकल आए, तो क्या होगा? हमारी बायोलॉजी इस अचानक आए बदलाव को झेल ही नहीं पाएगी। ये पूरी तरह से विनाशकारी होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में आखिर इतने अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट बनते कैसे हैं? इसे डिकोड करने के लिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जहां हम इस ज्योग्राफिक चीट कोड का पहला हिस्सा देखेंगे, LAN। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला। लैंडफॉर्म्स एक एक करके देखते हैं। L से लैटिट्यूड, A से एल्टीट्यूड, N से नियरनेस फ्रॉम सी, D से डायरेक्शन ऑफ विंड्स, F से फॉरेस्ट्स, O से ओशन करंट्स, R से रेनफॉल, M से माउंटेन्स और S से सॉइल। ये 9 फैक्टर्स मिलकर पूरी धरती के मौसम को कंट्रोल करते हैं। चलिए सबसे पहले इन शुरुआती 4 लेटर्स को अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं L यानी लैटिट्यूड से, जिसे हम अक्षांश भी कहते हैं। असल में होता क्या है, जैसे जैसे हम 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो नेचुरली तापमान और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी तेजी से गिरने लगती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। एक चीज है जो लगातार बढ़ती है, और वो है हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर। ठंडी हवाएं भारी होती हैं और वो नीचे बैठती हैं, इसलिए पोल्स की तरफ प्रेशर हमेशा हाई रहता है। ये एक ऐसी छोटी सी डिटेल है जहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये फैक्ट हमें अगले पॉइंट पर लाता है कि सिर्फ लैटिट्यूड ही सब कुछ नहीं है। अब ए से एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई को देखिए। अगर आप मैप पर देखें तो चंडीगढ़ और उत्तराखंड का नैनीताल लगभग एक ही लैटिट्यूड लाइन पर हैं। टेक्निकली दोनों जगह का मौसम एक जैसा होना चाहिए, राइट? लेकिन चंडीगढ़ गर्म है और नैनीताल काफी ठंडा। इसका पूरा क्रेडिट एल्टीट्यूड को जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई तापमान को इतना गिरा देती है कि सेम लैटिट्यूड पर होने के बावजूद मौसम में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब आते हैं N पर, यानी नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी या नजदीकी। जो शहर समुद्र के किनारे होते हैं, वहां साल भर एक जैसा गर्म और हेविली ह्यूमिड मौसम रहता है। ठंड के मौसम में आने वाले टूरिस्ट के लिए तो ये जगह पैराडाइज है, लेकिन वहाँ काम करने वालों का क्या?
सोर्स मटेरियल में एक बड़ी मजेदार कहानी थी इस बारे में। दिसंबर का महीना था, नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मुंबई के एक स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। समुद्र पास होने की वजह से वहां इतनी भयानक गर्मी और ह्यूमिडिटी थी कि स्टूडियो की हॉट लाइट्स के नीचे सफेद शर्ट पहनकर पसीने से लिटरली हालत खराब हो गई थी। हमारा चौथा फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। डी से डायरेक्शन ऑफ विंड्स यानी हवाओं की दिशा। इसे एक एक्शन मूवी के सीक्वेंस की तरह सोचिए। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं भारी मात्रा में मॉइस्चर उठाती हैं और ईस्ट की तरफ इंडिया के रास्ते पर निकल पड़ती हैं। इसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। लेकिन रास्ते में एक बड़ा विलन खड़ा है, अफगानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़। ये पहाड़ उस हवा की 90% नमी को रोक लेते हैं, लेकिन जो बची हुई 10% नमी पंजाब के मैदानों तक पहुंचती है ना, वो वहां की गेहूं की फसल के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। मतलब सिर्फ एक हवा की दिशा किसी जगह के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को जिंदा रखती है। लैंड को हमने समझ लिया, अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ और अपने चीट कोड के दूसरे हिस्से FORMS को डीकोड करते हैं। ये वो फिजिकल और ओशनिक फोर्सेस हैं जो सच में लाइफ एंड डेथ डिसाइड करती हैं। F से फॉरेस्ट्स और O से ओशन करंट्स। एक बात जान लीजिए, जंगल बस खड़े हुए पेड़ नहीं हैं, वो लिटरली बादल बनाने की फैक्ट्रीज हैं। पेड़ों की जड़ें जमीन से पानी खींचती हैं और पत्तियां उसे भाप बनाकर हवा में छोड़ देती हैं, जिससे आगे चलकर भारी बारिश होती है। दूसरी तरफ है ओशन करंट्स। ये समुद्र के अंदर बहने वाली ऐसी इनविजिबल नदियां हैं जो पूरी दुनिया का मौसम पलट सकती हैं। एल नीनो जैसी करंट ग्लोबल लेवल पर भयंकर सूखा ला सकती है, तो ला नीना पूरी दुनिया में बाढ़ और तबाही मचा सकती है। ओशन करंट्स की इस असली ताकत को समझने के लिए रशिया चलते हैं। सर्दियों में रशिया के लगभग सारे बंदरगाह यानी पोर्ट्स बुरी तरह बर्फ से जम जाते हैं। ग्लोबल ट्रेड रुक सा जाता है। लेकिन नॉर्वे के पास स्थित एक पोर्ट है, मुरमांस्क पोर्ट। ये पूरी भयानक सर्दियों में भी बिना जमे बिल्कुल आइस फ्री खुला रहता है। ऐसे कैसे? क्योंकि नॉर्वे की तरफ से आने वाली एक बहुत ही पावरफुल वार्म ओशन करंट उस पोर्ट के पानी को जमने ही नहीं देती। सोचिए, नेचर की सिर्फ एक वार्म वाटर स्ट्रीम एक बड़े देश के ट्रेड को लगातार जिंदा रख सकती है। अब देखते हैं आर और एम को। आर से रेनफॉल और एम से माउंटेन्स। बारिश तो सीधे तौर पर डिसाइड करती है कि आपकी यहाँ इकोनॉमी कैसी होगी। यूपी के हरे भरे खेत और राजस्थान के सूखे लैंडस्केप का फर्क आप जानते ही हैं। लेकिन ये जो माउंटेन्स है ना, ये हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े और मैसिव एटमॉस्फेरिक शील्ड्स हैं। ये बेहद खतरनाक और जानलेवा मौसम को आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक देते हैं। इस बात का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हमारा अपना हिमालय है। रशिया के साइबेरिया से जो हवाएं निकलती है ना, उनका तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये हवाएं सीधे भारत की तरफ आती हैं, लेकिन हिमालय उन्हें एक मैसिव दीवार की तरह रास्ते में ही रोक लेता है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, अगर आज रात हिमालय गायब हो जाए तो क्या होगा? भारत बिल्कुल जम जाएगा। यूपी और बिहार में जहां आज हम गेहूं और चावल उगाते हैं, वहां ठंड से बचने के लिए हमें कश्मीर की तरह अखरोट और केसर उगाने पड़ेंगे। हिमालय लिटरली हमें जिंदा रखे हुए है। और अब हमारे लैंडफॉर्म्स का आखिरी और बहुत ही जरूरी लेटर एस से सॉइल यानी मिट्टी। कहा जाता है ना, जैसी मिट्टी वैसी खेती। केरला की लैटेराइट मिट्टी वहाँ के विश्व प्रसिद्ध मसालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं अगर आपको कॉटन यानी कपास उगानी है तो उसके लिए आपको काली मिट्टी ही चाहिए होगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर की मीठी लीची हो या साउथ के मसाले, इन सबका पूरा अस्तित्व जमीन के उस स्पेसिफिक सॉइल टाइप पर ही टिका हुआ है। तो हमने लैंडफॉर्म्स के हर एक एलिमेंट को अच्छे से समझ लिया। अब सेक्शन 5 में एक आखिरी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि इस सिस्टम के इंटरकनेक्टिविटी को, द जियोग्राफिक बटरफ्लाई इफेक्ट को और गहराई से समझ सकें। चलिए, एक बड़ा ही माइंड बेंडिंग, दिमाग घुमाने वाला सिनेरियो सोचते हैं। अभी हमने जिन हिंदुकुश पहाड़ों की बात की थी, क्या हो अगर हम अचानक उन पहाड़ों को अफगानिस्तान से उठाकर सीधा दिल्ली के पास रख दें? सोचने में अजीब लग रहा है ना, पर जरा सोचिए, इसका असर क्या होगा? नतीजा लिटरली तबाही होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो 90% बारिश अफगानिस्तान में होती थी, वो आगे बढ़कर सीधा दिल्ली और पंजाब के मैदानों पर टूट पड़ेगी। पंजाब के उन सुनहरे गेहूं के खेतों में घुटनों तक पानी भर जाएगा। सर्दियों की पूरी फसल एक बार में बर्बाद हो जाएगी।
एक ऐसी जगह जिसे हम फूड बोल कहते हैं, वहां का पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम और फूड सप्लाई कुछ ही दिनों में पूरी तरह क्रैश कर जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर लैंडफॉर्म्स के इस पूरे मास्टर फॉर्मूला का बस एक सिंगल लेटर, एक छोटा सा फैक्टर इधर से उधर होने पर इंसानी वजूद और हमारे इतिहास की कहानी इस तरह पलट सकती है, तो सोचिए कि जिस धरती पर हम आज खड़े हैं उसे हम दरअसल कितना समझ पाए हैं। क्या ये जानकर हमें अपने आसपास के मौसम, पहाड़ों और हवाओं को एक नए और ज्यादा रिस्पेक्ट भरे नजरिए से नहीं देखना चाहिए? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी तरफ से बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास की इस बेमिसाल दुनिया को ऑब्जर्व करते रहिए।